Hello and welcome to IYF Education Initiative by Indian Youth Foundation। सो गाइज वेलकम है आपका फिर से इंडियन यूथ फाउंडेशन के चैनल पे। सो गाइज आज अपना हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर था पार्ट 2 अमेरिकी वर्चस्व समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, उसका पार्ट 2 हम आज कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम आगे और भी ऑपरेशंस और अमेरिकी वर्चस्व के बीच में व्यवधान के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के साथ। तो दोस्तों अगला जो ऑपरेशन था वो था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, जो चलाया गया था 19 मार्च 2003 को। इराक के ऊपर सैन्य हमला किया गया था, यानी कि 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से इराक पर हमला किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस हमले की अनुमति अमेरिका को नहीं दी थी, यानी कि अमेरिका ने बिना संयुक्त राष्ट्र की अनुमति के इराक पर हमला किया। और अमेरिका ने दलील दी कि इराक पर जो हमला किया गया है वो सामूहिक संहार के हथियार को बनाने से रोकने के लिए इराक पर हमला किया गया है, लेकिन इसकी सामूहिक संहार की प्रामाणिकता के कोई भी सबूत नहीं मिले। ऐसा कोई तथ्य, ऐसा कोई प्रूफ या कोई सबूत नहीं मिला कि इराक जो है सामूहिक संहार बना रहा है। ये सीधे तौर पे क्या था, अमेरिका के वर्चस्व का एक नमूना था, जो अमेरिका ने अपने सैन्य ताकतों का इस्तेमाल करके इराक के संसाधनों पर अपना नियंत्रण जमाना चाहता था, उस पर कब्जा करना चाहता था। हमले का जो असली मकसद था वो इराक के तेल संसाधनों पर कब्जा करना और इराक में अपने मन पसंदीदा सरकार को स्थापित करना, यानी कि उस दौरान वहाँ पे सद्दाम हुसैन की सरकार थी, बहुत ही तानाशाह था। अमेरिका चाहता था कि सद्दाम हुसैन की सरकार को गिराकर वहाँ पे वह अपनी मन पसंदीदा सरकार ला सके, जिससे इराक के तेल संसाधनों पर कब्जा किया जा सके। वह जब चाहे वहाँ पर अपनी मन मुताबिक सरकार को किसी भी प्रकार के कार्य वो करवा सके। अब इस हमले में अमेरिका को काफ़ी हद तक नुकसान उठाना पड़ा, यानी कि अमेरिका के इसमें 3000 सैनिक मारे गए और इराक के करीब 50,000 नागरिक भी मारे गए। इसीलिए ऑपरेशन इराकी फ्रीडम में अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती तो नहीं, कम से कम थोड़ा उसको कमज़ोरी ज़रूर महसूस की, क्योंकि इसमें जब आंदोलन ऑपरेशन जब ये चलाया गया था और इराक पर हमला किया गया, तो इराक के नागरिकों ने इसको जवाब में अमेरिका के साथ युद्ध किया और अमेरिका के 3000 सैनिकों को मार गिराया, और इसके साथ साथ इसमें 50,000 इराकी नागरिकों की जान गई। तो ये तो था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, जो सीधे तौर पर क्या था, एक अमेरिकी वर्चस्व का नमूना था, जिसमें इराक पर इल्ज़ाम क्या लगाया गया कि वह सामूहिक संहार के लिए एक हथियार बना रहा है। लेकिन जब इसकी जांच की गई तो इसमें ये प्रामाणिकता झूठे साबित हुए, और इस इराक पर आक्रमण करने का समर्थन यूरोपियन देशों में, कुछ ब्रिटेन और अन्य देशों ने इसका समर्थन किया। वहीं फ्रांस, जर्मनी और इटली, इन देशों ने इसका कड़ा विरोध भी किया। तो यहाँ हमें यहाँ पे हमें अमेरिका के वर्चस्व की एक खुले तौर पर धमकी दिखाई देती है। अब देखिए, हम पढ़ेंगे अब सैन्य वर्चस्व, यानी अमेरिका का जो वर्चस्व है हमें 3 रूप में दिखाई देता है या हमें देखने को मिलता है। पहला सैन्य वर्चस्व, दूसरा ढांचागत या आर्थिक वर्चस्व, थर्ड सांस्कृतिक वर्चस्व। तो सबसे पहला है सैन्य वर्चस्व। हेगेमनी का अर्थ राज्यों के सैन्य क्षमता से और विश्व राजनीति में अमेरिका की हैसियत को बताने के लिए किया जाता है, यानी कि वर्चस्व का इंग्लिश में मतलब होता है हेगेमनी, और हेगेमनी अर्थ हम राज्यों की सैन्य क्षमता से समझते हैं, और इस शब्द का प्रयोग विश्व राजनीति में अमेरिका की हम हैसियत को बताने के लिए किया जाता है कि अमेरिका की विश्व राजनीति में क्या औकात है, क्या हैसियत है। संपूर्ण विश्व राजनीति में अमेरिका ही सबसे शक्तिशाली है। अमेरिका की मौजूदा ताकत उसकी सैन्य शक्ति है, जो उसकी रीढ़ भी है, यानी कि अमेरिका की जो शासन की जो शक्ति है वो क्या है, उसकी सैन्य पावर है, और वो उसकी रीढ़ की हड्डी है। एक तरीके से बिना सैन्य के वो कुछ भी नहीं है। अमेरिका अपनी सैन्य क्षमता के बूते पर कहीं पर भी दुनिया में कहीं भी निशाना साध सकता है। वो अमेरिका जो एक ऐसा देश है जो अपने ही कंट्री में बैठे हुए किसी भी देश में, किसी भी कंपनी पर, किसी भी देश पर सीधे डायरेक्ट निशाना साध सकता है। अमेरिका अपनी सैन्य क्षमता पर सबसे अधिक खर्च करता है। संपूर्ण विश्व में अमेरिका अकेला ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा अपनी सैन्य क्षमता पर खर्च करता है।
अगर हम 12 देशों को मिलाकर सैन्य अपनी 12 देशों का मिलाकर जितना अपनी सैन्य पे खर्च करती है, उन रक्षा बजट अगर जोड़ें तो 12 देशों का कुल मिलाकर अमेरिका स्वयं अकेला अपनी सेना पे खर्च करता है। 12 देशों को मिलाकर 456 रुपये अरब डॉलर होता है, और वहीं अमेरिका अकेला ही 465 अरब डॉलर अपनी सैन्य पर खर्च करता है। अब सैन्य प्रौद्योगिकी के मामले भी आ गए, यानी कि सैन्य प्रौद्योगिकी अमेरिकी सेना अन्य तकनीकों और प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करती हैं। जिस तरीके से सैन्य प्रौद्योगिकी में अगर हम देखें, जो आज हम इंटरनेट का जो उपयोग करते हैं, आज हम इंटरनेट का प्रयोग जो करते हैं वो किसकी देन है? सैन्य प्रौद्योगिकी की। आधुनिक हथियार का प्रयोग, अत्याधुनिक हथियारों का प्रयोग किया जाता है, जैसे रिमोट कंट्रोल से चलने वाले बम या नैनो पार्टिकल्स बम, इस तरीके के हथियार का प्रयोग मौजूदा अमेरिकी सेना करती है। नेक्स्ट टॉपिक है ढांचागत वर्चस्व, जिसको हम आर्थिक वर्चस्व भी बोलते हैं, जिसको हम आर्थिक वर्चस्व भी बोलते हैं। हाँ, ठीक है। अमेरिका आर्थिक रूप से भी दुनिया में सबसे आगे है। अब यानी कि सैन्य रूप में भी आगे है, और वहीं आर्थिक अर्थव्यवस्था के रूप में भी अमेरिका सबसे नंबर 1 पे, यानी अमेरिका के आसपास कोई देश नहीं है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिका का वर्चस्व और 28% की हिस्सेदार, यानी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था जो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था है उसमें अमेरिका की 28% की हिस्सेदारी है। 28% की। इस ढांचागत वर्चस्व की झलक हमें विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुओं को मुहैया कराने में देखने को मिलती है, यानी कि विश्वव्यापी जितनी भी सार्वजनिक वस्तुएं हैं उसको मुहैया कराने में अमेरिका की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जैसे सार्वजनिक वस्तुएं कौन कौन सी वस्तुएं होती है? वह वस्तुएं जिसका उपयोग कोई एक व्यक्ति करे तो दूसरे को उसकी उपलब्धता में कोई कमी ना हो, या किसी भी एक व्यक्ति द्वारा उसका उपयोग ना किया जाए, बल्कि संपूर्ण समुदाय उसका उपयोग करते हैं, वही सार्वजनिक वस्तुएं होती है। यानी कि इस पर किसी का भी निजी स्वामित्व नहीं होता, ये वस्तु सभी के उपयोग के लिए होती है। अब देखिए SLOC स्लॉक, यानी कि सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, ये क्या है? एक समुद्री व्यापारिक मार्ग है, और इसका इस्तेमाल व्यापारिक जहाज करते हैं। यानी कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, जो भी सामानों का आयात और निर्यात होता है, वो समुद्री मार्गों के माध्यम से किया जाता है, और यही मुक्त व्यापार क्या होता है? इसके बिना मुक्त व्यापार संभव नहीं है। यानी कि अगर किसी भी देश के समुद्री व्यापारिक मार्ग अगर बंद है तो उस देश के साथ आप मुक्त व्यापार नहीं कर सकते। वर्चस्व वाले देश अपनी नौसेना की ताकत से समुद्री मार्गों पर आवाजाही के नियम तय करते हैं और निर्धारित करते हैं। शीत युद्ध से पहले, यानी द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, ब्रिटेन व्यापारिक मार्गों को निर्धारित करता था। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने ब्रिटेन की जगह ली, और अब अमेरिका इन समुद्री मार्गों को निर्धारित करता है। अब इसमें है एक इंटरनेट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट आज के आधुनिक समय में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है, क्योंकि अब सब इंटरनेट पे डिपेंडेंट है। तो इंटरनेट जो था वो अमेरिकी सैन्य अनुसंधान का एक परियोजना का परिणाम था, यानी सैन्य अनुसंधान जो सैन्य थी इसकी, उसने ही इसका इजाद किया था सन 1950 में। और इस इंटरनेट उपग्रह प्रणाली विषय जो है तंत्र पर निर्भर है, वैश्विक तंत्र पर निर्भर है, और यह अधिकांश उपग्रह क्या है? अमेरिका के। यानी कि इंटरनेट क्या है? एक सैटेलाइट पे वर्क करता है, उपग्रह पे वर्क करता है, और जो उपग्रह हैं सबसे ज़्यादा उपग्रह अमेरिका के हैं। इसीलिए अर्थव्यवस्था के तौर पर भी, ढांचा के तौर पर भी अमेरिका का वर्चस्व हमें देखने को ज़्यादा मिलता है। यह ब्रिटेन वुड्स समझौते पर आधारित है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स में आयोजित सहयोगी देशों का सम्मेलन, यानी इसमें 45 देशों ने भाग लिया था, में स्थापित किया गया। अब ब्रिटेन वुड्स में क्या था कि ब्रिटेन वुड्स जो है ये ब्रिटेन के नाम से जानी जाती है। अब इसमें ब्रिटेन अन्य देशों को
पैसे देता था व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए। अब इस ब्रिटेन वुड्स की जगह किसने ले ली? अमेरिकी डॉलर ने ले ली, जिसमें अब युद्ध के बाद मुद्रा को स्थिर करने के लिए सोने के डॉलर मानक प्रणाली और निश्चित विनिमय दर प्रणाली को अपनाया गया। यानी कि अब इसमें जो मुद्रा को स्थिर करने के लिए अब इसमें करेंसी कौन सी नियुक्त कर दी गई? डॉलर को, जो थी अमेरिका की। अब इससे अमेरिका का विश्वव्यापी जो प्रभाव था वो बढ़ गया, और इसी के तहत ब्रिटेन वुड्स के ही तहत अमेरिकी डॉलर जब इसमें स्थापित प्रणाली को मान्यता दे दी गई, तो इसमें IMF और WB की स्थापना की गई। यानी कि इन अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड, मुद्रा कोष और विश्व बैंक, अब इनके माध्यम से अन्य देशों को आर्थिक मदद दी जाती है। पहले ये काम ब्रिटेन करता था, अब ये काम IMF और WB यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक करता है, जिसकी अध्यक्षता अमेरिका के ही द्वारा की गई थी। अब अमेरिका का मानना है कि व्यवसाय कौशल पर निर्भर करता है और इस कौशल को विश्वविद्यालय में सीखा जा सकता है। यानी कि व्यवसाय के लिए जो हम बिजनेस करते हैं, व्यापारी लोग जो बिजनेस करते हैं, उसको करने का एक स्किल होती है, एक कौशल होता है, और इस कौशल को हम अपने विश्वविद्यालयों में सीख सकते हैं, जिसको हम MBA की डिग्री बोलते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव इसकी फुल फॉर्म है। आज पूरे विश्व में क्या है? प्रतिष्ठित अकादमिक डिग्री है। अमेरिका में हर व्यक्ति के पास, हर पहले दूसरे व्यक्ति के पास ये डिग्री मौजूद होती है। अब देखिए सांस्कृतिक वर्चस्व, और तीसरा वर्चस्व है किस प्रकार ये लोगों के ये एक ऐसा सांस्कृतिक वर्चस्व है जिसमें ना तो आपको हथियारों का प्रयोग करना पड़ता है किसी पे अपना दबदबा दिखाने के लिए, यह हमारी मानसिकता पर चोट पहुंचाता है, वो मानसिकता को बदलता है। देखिए अमेरिका का वर्चस्व केवल सैन्य आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक वर्चस्व के रूप में भी देखने को मिलता है। यानी कि सैन्य और आर्थिक के साथ साथ ये सांस्कृतिक वर्चस्व के रूप में भी अपने आप को इसने स्थापित किया है। दुनिया भर के देश अमेरिकी विचारधारा से बहुत प्रभावित हैं। यानी कि संपूर्ण देश की अगर हम बात करें तो वह अमेरिकी विचारधारा से बहुत प्रभावित हैं। ज़्यादातर जो देश हैं वो लोकतांत्रिक अब हो चुके हैं और वह अपने नागरिकों को संपूर्ण अधिकार भी देते हैं, और वह लिबरल अपने नागरिकों को रखते हैं कि जो आपको मन में आए वो आप कर सकते हैं। संचार माध्यमों और तकनीक माध्यमों को इसका इतना प्रचार किया जाता है कि लोग इसके प्रभाव में आ जाते हैं और फिर लोग इसको सहज रूप से अपनाने लगते हैं। यानी कि संचारों के माध्यमों से और नई तकनीकों के माध्यमों से अमेरिका के जो विचारधाराएं हैं उसको लोग इतने इन्फ्लुएंस, इतने प्रभावित हो जाते हैं, उसको अपने जीवन स्तर पर अपनाने का प्रयास करते हैं, जिससे वह अपने आप को उस रूप में ढाल लेते हैं। अब देखिए जैसे नीली जीन्स का प्रचलन, यानी कि नीली जीन्स जो है वो अमेरिका का एक कल्चर है, प्रचलन है, जिसमें नीली जीन्स को पहनना काफ़ी कूल माना जाता है, और विकासशील देशों में नीली जीन्स का जो प्रचलन है वो भी काफ़ी बढ़ गया है, इसकी लोकप्रियता भी काफ़ी बढ़ गई। यानी कि लोग जो हैं इस पाश्चात्य कल्चर को एक्सेप्ट धीरे धीरे उसको अपना रहे हैं। रहन सहन में परिवर्तन, यानी कि जब से सांस्कृतिक वर्चस्व बढ़ा है तब से हमारे खान पान में, रहन सहन में भी काफ़ी बदलाव आ गया। यानी कि हम जो है पाश्चात्य लोगों के खाने पीने का जो सामान है, जो कपड़े हैं, उनको हम एक्सेप्ट धीरे धीरे कर रहे हैं। यानी कि हमारे ऊपर किसी दूसरी संस्कृति का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब देखिए, अब इन तीनों वर्चस्व को, यानी कि अमेरिका का जो वर्चस्व इन तीनों क्षेत्रों में, इसको रोक कैसे, इनके मतलब रास्ते में कौन कौन से व्यवधान या अवरोध हो सकते हैं। तो अमेरिका का वर्चस्व संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है, कोई भी इससे अछूता नहीं रहा है, चाहे देश हो, चाहे नागरिक हो, चाहे कोई भी हो। संपूर्ण विश्व आज अमेरिका के वर्चस्व की मार झेल रहा है। लेकिन इस वर्चस्व के क्या है, 3 व्यवधान हैं। तो पहला क्या व्यवधान है, संस्थागत बनावट। यहाँ के शासन के 3 अंगों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, और यही बनावट कार्यपालिका द्वारा सैन्य शक्ति को बेलगाम इस्तेमाल करने पर अंकुश लगाता है। यानी कि अमेरिका की जो संस्थागत बनावट है, जो वहाँ की संरचना है शासन की, जो 3 अंगों में शक्तियों का बराबर बंटवारा है, अब क्या होता है, जो सैन्य की जो पावर है, जो सैन्य शक्तियाँ हैं, वो कोई भी कार्य बिना कार्यपालिका की शक्ति के अनुमति के नहीं करती।
जब तक कार्यपालिका उनको लिखित में आदेश ना दे कि आपको इस अभियान को चलाना है या ये कार्य करना है, वो कोई कार्य बेमतलब में नहीं करती। तो इस प्रकार सैन्य शक्ति पर बेलगाम कार्यपालिका द्वारा लगाया जाता है। दूसरा है अमेरिकी समाज। अब अमेरिकी समाज जो अमेरिका के सैन्य अभियानों पर अंकुश रखने में यह बात कड़ी कारगर भूमिका निभाते हैं। यानी कि अब अमेरिकी समाज क्या है, पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, वो हमेशा अमेरिका सरकार की कड़ी निंदा भी करती है गलत फैसलों का। तो इस तरीके से जो अमेरिका के जो सैन्य अभियान हैं, जो बेवजह लोगों को तंग करते हैं, बेवजह मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तो उस तौर पर अमेरिकी समाज उनकी आलोचना करती है और उनके खिलाफ प्रदर्शन करती है। तो इस तरीके से वो सैन्य पर अंकुश, अब अन्य अभियानों पर अंकुश लगाते हैं। अब तीसरा क्या है, नाटो। जो एक नाटो एक संगठन है, सैन्य संगठन है, जो एक पूंजीवादी संगठन है और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में आज सिर्फ एक ही संगठन है जो अमेरिकी ताकत पर लगाम कर सकता है। वो इस तरीके से, क्योंकि यह एक बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को समर्थन करता है। अगर अमेरिका कुछ ऐसा कार्य या कुछ ऐसा अभियान चलाता है नाटो के खिलाफ और उससे नाटो को नुकसान होता है, तो नाटो क्या है, जो बाजार मूलक अर्थव्यवस्था है, अगर वो उसको छोड़ देगा तो अमेरिका को इसका काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए संस्थागत बनावट, अमेरिकी समाज और नाटो, ये तीन ऐसे व्यवधान हैं जो अमेरिका के वर्चस्व में रुकावट पैदा करते हैं। अब देखिए, अमेरिका का जो वर्चस्व है या वर्चस्व से हम कैसे निपट सकते हैं। अमेरिका अगर जो अपना वर्चस्व दिखाता है उससे बचने के लिए तीन तरीके हैं। बैंड वैगन की नीति सबसे पहला, यानी इस नीति के अंतर्गत वर्चस्वशाली देशों के साथ रहकर लाभ उठाना चाहिए। यानी जो वर्चस्वशाली देश हैं, हमें उसका विरोध नहीं करना चाहिए, हमें उसके साथ रहकर अपने विकास को करना चाहिए, उसके साथ अग्रिम होना चाहिए। यानी कि अगर भारत पर अमेरिका वर्चस्व दिखाता है तो हमें उसका विरोध ना करके हमें उसकी सभी बातों का अपनी लागू करना चाहिए और उसके साथ साथ अपना विकास करना चाहिए। दूसरा है छुप कर रहना, यानी इस नीति के अंतर्गत देश अपने आप को ताकतवर देशों से छुपा कर रखता है, यानी कोई ऐसी गतिविधि में भाग ना लेना या गतिविधि ना करना जिससे वह वर्चस्व वाली देशों की नज़रों में आए और उसका शिकार बने। तीसरा है गठबंधन, यानी कोई भी देश अमेरिकी सैन्य शक्ति के जोड़ का मौजूद नहीं है। यानी कि हम ऐसा कोई भी देश, अकेला देश नहीं है जो अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दे सके या उसे हरा सके। लेकिन भारत, चीन और रूस जैसे बड़े देश अगर सैन्य गठबंधन कर ले या गठबंधन बना ले तो अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दे सकते हैं। यानी कि 3-4 ऐसे देश जो अपने तौर पे बड़े हैं, शक्तिशाली हैं, वो एकजुट हो जाएं तो और एकजुट होकर वो अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोलें तो वह अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दे सकते हैं। तो ये था वर्चस्व से निपटने के तरीके। अब देखिए अमेरिका और भारत के संबंध क्या है। तो अमेरिका और भारत के संबंध शीत युद्ध के दौरान तो काफ़ी खराब थे। यानी कि भारत अमेरिका का प्राचीन दोस्त नहीं रहा है, शुरू से दोस्त नहीं रहा है, लेकिन शीत युद्ध के सालों से ही भारत और सोवियत संघ की जो करीबी दोस्त रहा, यानी कि शीत युद्ध के दौरान जो भारत की जो दोस्ती थी वो सोवियत संघ से ज़्यादा रही और इस वजह से अमेरिका जो था भारत से काफ़ी खफा रहता था। इस अवधि में भारत अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, आर्थिक नीतियों में परिवर्तन के कारण अमेरिका के जुड़ाव का एक अवसर प्राप्त हुआ। अब क्या हुआ, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया और अपनी आर्थिक नीतियों में काफ़ी परिवर्तन किया, जिससे क्या हुआ, अमेरिका से उसकी नज़दीकियाँ बढ़ी और भारत की प्रभावशाली आर्थिक वृद्धि के कारण अमेरिका समेत कई देशों के लिए आकर्षक आर्थिक सहयोगी बना। और इससे क्या हुआ, जब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था की नीतियों को बदलाव किया और उससे अमेरिका और उसके अमेरिका और उसके जो बाकी जो देश थे उससे क्या हुआ, आर्थिक सहयोगी के लिए वो अमेरिका आगे आया। अब देखिए भारत अमेरिकी संबंधों के बीच दो बातें उभर रही हैं, यानी कि भारत और अमेरिका के बीच जो दो मुख्य बातें हैं वो है प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान और दूसरा है अमेरिका में बसे अनिवासी भारतीय। यानी कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान एक दूसरे से करेंगे और अमेरिका में जो अनिवासी भारत यानी कि जो भारतीय हैं NRI, उनका विशेष ध्यान रखा जाए। भारत और अमेरिका के बीच संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं
कि सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का 65% अमेरिका को जाता है। यानी कि भारत जो देश है वो अमेरिका को सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर निर्यात करता है, करीब 65%। बोइंग के 35% तकनीकी कर्मचारी भारतीय मूल के, यानी कि बोइंग में जो तकनीकी मशीनरी है वहाँ पे जो 35% जो कर्मचारी हैं वो हमारे भारतीय देश के हैं, भारतीय मूल के हैं। तीसरा, 3 लाख भारतीय सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। यानी कि जो सिलिकॉन वैली है अमेरिका की, जो कारखाने जो कंपनी है वहाँ पर, उसमें हमारे 3 लाख भारतीय उस वैली में काम करते हैं, सिलिकॉन वैली में। चौथा, उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, यानी कि हाई टेक जो कंपनियां हैं, उच्च प्रौद्योगिकी जो क्षेत्र हैं, उसमें 15% कंपनियों की शुरुआत हमारे अमेरिका में रह बसे जो भारतीय हैं उनके द्वारा की गई। यानी कि एक तरह से वो भी हमारे इंडियंस ही हैं जिन्होंने उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई नई कंपनियां खोली हैं। तो ये तो थे हमारे भारत और अमेरिका के संबंध। सो थैंक यू गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके डाउट्स हो, जो भी नोट्स हो, आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हो और मैं उसका आपका जवाब दूंगा। और आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे लिंक में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, उस पर जाइए और वहाँ से हमारे ये सारे नोट्स तक के जितने भी नोट्स हैं वहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। थैंक यू। और लाइक कीजिए इंडियन यूथ फाउंडेशन IYF के चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। IYF एजुकेशन इंडियन यूथ फाउंडेशन का इनिशिएटिव है। इंडियन यूथ फाउंडेशन ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करता है। सो गाइस, आप लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं, #द इंडियन यूथ फाउंडेशन।